हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू IIT स्मार्ट लर्न। आज मैं आपको 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा रखा है और इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊंगा। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं या जो भी स्टूडेंट्स 2024 में 10th की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए VVI होगा, क्योंकि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज बन रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, मैं उसे कंप्लीट करा रहा हूँ। यदि आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप 400 प्लस मार्क्स ईज़िली ला सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि 2024 में 10th के एग्ज़ाम में उन्हें बहुत अच्छा मार्क्स मिले, उन्हें इस सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को कंप्लीट करना होगा। और जो भी स्टूडेंट्स को ये वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसकी मदद मिल सके। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखते हैं। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि हम किसी भी वस्तु को देखते कैसे हैं। तो आप सोचिए कि यदि अंधेरा है तो हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, या रात में हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब के स्विच से लाइट निकलता है और उस लाइट की सहायता से, उस प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख लेते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा वही है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। तो परिभाषा दिया हुआ है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि जैसे आपको आपके घर पे रात में अंधेरा था तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पा रहे थे। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो प्रकाश किससे निकला? बल्ब से। बल्ब से जैसे ही प्रकाश निकला तो आप वस्तुओं को देखने में सक्षम हो गए। तो आप के घर पे प्रकाश किस वस्तु से निकला? तो बल्ब से निकला। तो बल्ब से जब प्रकाश निकला तो वो हो गया आपका प्रकाश स्रोत। जैसे आपके घर पे अंधेरा होता है, रात के समय अंधेरा होता है और लाइट कटी हुई है, तो आप क्या करते हैं कि कमरे में जाते हैं किसी वस्तु को लाने, किसी सामान को लाने, तो टॉर्च लेके जाते हैं। जैसे ही आप टॉर्च जलाते हैं तो उससे प्रकाश निकलता है और आप वस्तु को देख लेते हैं। तो टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ पे टॉर्च जो है वो क्या है? प्रकाश का स्रोत है। उसी तरीके से समझिए कि रात में अंधेरा होता है, तो जब सूरज भगवान निकलते हैं, सूर्य उदय होता है, तो हम उसकी रोशनी में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो सूर्य से रोशनी निकलता है तो सूर्य प्रकाश का स्रोत हो गया। उसी तरीके से तारा से भी निकलता है, तारा प्रकाश का स्रोत हो गया। लैंप, जो आप लालटेन जलाते हैं, तो उस लैंप से भी प्रकाश निकलता है, तो वो भी प्रकाश का स्रोत हो गया। मोमबत्ती, कैंडल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, उसको भी आप जलाते हैं तो प्रकाश निकलता है, तो वो भी आपका प्रकाश का स्रोत हो गया। अब प्रकाश का स्रोत जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं। तो जिसमें भी अपना प्रकाश होता है उसे हम प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, और वह इंसान के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। जैसे
सूर्य में अपना प्रकाश होता है, तो ये प्राकृतिक स्रोत है। तारा में भी अपना प्रकाश होता है, तो ये भी प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। इसे इंसान नहीं बना सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकाश के कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं। जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है और मानव द्वारा बनाया जाता है, उसे प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को जब तक जलाए नहीं तब तक उससे प्रकाश नहीं निकल सकता है, तो उसमें अपना प्रकाश नहीं है। और मोमबत्ती इंसान के द्वारा बनाया जाता है, तो जो भी चीज़ इंसान के द्वारा बनाया था वो कृत्रिम कहलाता है। अब इस इंसान के द्वारा बनाया गया मोमबत्ती में प्रकाश निकलता है, तो ये प्रकाश का भी स्रोत हो गया। तो जो भी इंसान के द्वारा बनाया गया वस्तु है या सामान है जिससे प्रकाश निकलता है, वह प्रकाश का कृत्रिम स्रोत कहलाएगा और इसमें अपना प्रकाश नहीं होता। जैसे मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, दिया हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब जो है वो प्रकाश का कृत्रिम स्रोत होगा, क्योंकि ये सारा इंसान के द्वारा बनाया गया है और इन सभी चीज़ों से प्रकाश निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त शब्द को समझना है। वैसा कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, और प्रकाश निकलने को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो ये उत्सर्जित होना कहते हैं। ये जो है उत्सर्जित होना, ये उसी को निकलने को ही कहते हैं। आसान शब्दों में निकलना हो गया और किताब के भाषा में हो गया उत्सर्जित होना। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। मतलब कि जो भी वस्तु से प्रकाश निकलता है वो सारा वस्तु क्या हो जाएगा, प्रदीप्त वस्तु है। जैसे मोमबत्ती, हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है। लैंप, उसको जलाते हैं उससे प्रकाश निकलता है। दिया को जलाते हैं उससे प्रकाश निकलता है। सूर्य, हम सूर्य को नहीं जलाते हैं लेकिन सूर्य से भी प्रकाश निकलता है। तारा से भी प्रकाश निकलता है। तो प्रदीप्त वस्तु किसको कहेंगे, वो सारा वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, और आसान शब्दों में निकलना कहते हैं और किताब के शब्दों में उत्सर्जित होना। उत्सर्जित मतलब निकलना ही होता है। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसको आप अपने भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, लैंप, दिया, सूर्य, टॉर्च, तारा, ये सारा जो है आपका प्रदीप्त वस्तु का उदाहरण है। चलिए अगला देखते हैं कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। उत्सर्जित मतलब अभी मैंने समझाया है कि उत्सर्जित का अर्थ क्या होता है, निकलना। तो जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, मतलब कि जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। पत्थर से रोशनी निकलेगा, नहीं निकलेगा। टेबल से प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। कुर्सी, ये सारा वस्तु जो है इससे प्रकाश नहीं निकल सकता है, तो इसे क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का परिकिरणन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे कहा कि जब प्रकाश जो है सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कण मतलब कि छोटे से छोटे कण पर पड़ता है, तो कण जो है वो छोटा सा कण जो है वो प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। मतलब प्रकाश में जो भी ऊर्जा होता है उसको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और उसको चारों ओर फैला देता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। जैसे सोचने की बात है कि मान लीजिए कि आप देखते हैं कि कोई भी वस्तु है, जैसे लोहा का या किसी भी चीज़ का कोई वस्तु है, जब आप उस पर टॉर्च मारते हैं, टॉर्च दिखलाते हैं, तो होता क्या है कि उस पर प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद आप ध्यान दिए होंगे कि वस्तु के आसपास भी थोड़ा सा उजाला होता है चारों तरफ। तो ये उजाला कैसे हो गया, हमने तो टॉर्च
का प्रकाश वस्तु पे डाला था, लेकिन देखते हैं कि वस्तु के आसपास चारों तरफ भी हल्का हल्का क्या होता है, तो उजाला हो रखा होता है, जिससे अगल बगल की वस्तु भी दिखाई देने लगती है। तो आखिर ऐसा कौन सी घटना हुआ कि हमने मारा टॉर्च एक वस्तु पे और उसके अगल बगल की वस्तु भी हल्का हल्का दिखलाई देने लगा? तो इसका अर्थ हुआ कि प्रकाश तो फैल रहा है, उस वस्तु को तो जिस पे हम टॉर्च जला रहे हैं उस पे तो वो दिख ही रहा है, लेकिन आसपास में भी थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखाई दे रहा है, जिससे दूसरी वस्तु दिखाई दे रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? तो जैसे ही हमने टॉर्च उस वस्तु पर जलाया तो टॉर्च की रोशनी को वो जो वस्तु है उसको अवशोषित करता है और कुछ भाग को अवशोषित करके आसपास फैला देता है, जिसके कारण आसपास की वस्तु भी हमें दिखाई देती है। और इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो कण प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर चारों ओर फैला देता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है ये सरल रेखा क्या है ये समझना है। तो जब कोई भी चीज़ सीधी रेखा पे चलती है, सीधी, ये इस टाइप का सीधी रेखा है ना, अगर इस टाइप की सीधी रेखा पे कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु या कोई भी सामान चलती है या गमन करती है तो उसी को कहते हैं सरल रेखा। सीधी रेखा पर चलने वाले को कहते हैं, सीधी रेखा को ही हम कहते हैं सरल रेखा। तो यहाँ पे आप प्रकाश की किरण का परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं या सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? तो यहाँ पे कहा गया कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब ये किरण पुंज, किरणों का समूह समझना है। अगर मान लीजिए कि ये आपका गोल सूरज है, अब इससे ये बहुत सारा किरण निकलता है, इस तरीके से निकलता है ना, आपने फिगर बनाया होगा तो देखा होगा कि इस तरीके से बहुत सारा किरण निकलता है। अब ये जितना भी किरण निकला है इन सभी के समूह को हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। ये तीनों नाम हैं, आपको ध्यान रखना है कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो कहा अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। मतलब कि यहाँ आपको समझना है कि प्रकाश की किरण जब फैलती है ना तो उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आप सोचिए, सपोज कीजिए, यहाँ पे समझने की आपको ज़रूरत है। अगर मान लीजिए कि ये आपका टॉर्च था, थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश किया। अब इससे जब आप टॉर्च की रोशनी जलाते हैं तो रोशनी इस तरीके से जाती है और यहाँ पे फैल जाती है, तब आप किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो जब आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाने में क्या होता है कि टॉर्च से रोशनी निकल के और वो बहुत ज़्यादा दूर तक फैल जाती है और ये फैलने के कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। तो अब देखिए, टॉर्च से रोशनी निकल रही है तो टॉर्च हो गया आपका बिंदु स्रोत, और इससे जैसे ही प्रकाश निकला तो वो प्रकाश चारों तरफ क्या करती है? फैलती है। तो इसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज।
अब इसका उदाहरण आप और भी ले सकते हैं। जैसे सपोज आपने देखा होगा कि गाड़ी को देखा होगा, बस देखा होगा, ट्रक देखा होगा, कार देखा होगा, उन सभी के हेडलाइट को देखिए। तो हेडलाइट से क्या होता है कि रोशनी निकलता है और उसका रोशनी जो है वो चारों तरफ फैल जाता है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हेडलाइट से प्रकाश निकल रहा है तो हेडलाइट हो जाएगा बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है। तो जब फैल रहा है तो इसको हम कहेंगे कौन से किरण पुंज का है ये हेडलाइट, तो अपसारी किरण पुंज के नियम को ये हेडलाइट जो है वो पालन कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होती है, फैलती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो कहा समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। अब आपको देखना है कि एक दूसरे के समांतर का अर्थ क्या है। तो अपसारी किरण पुंज में कहा कि कोई भी वस्तु से जब प्रकाश निकलती है तो एक दूसरे के समांतर होती है। एक दूसरे के समांतर का मतलब कि वो प्रकाश फैलती नहीं है, वो प्रकाश जो है वो फैलती नहीं है। जैसे आप इसमें उदाहरण ले सकते हैं लेज़र लाइट का। लेज़र लाइट वाला जो आप टॉर्च खरीदते हैं, छोटा सा, फिल्म वगैरह में देखे होंगे, लेज़र गन देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि लाल कलर का लेज़र लाइट लगा होता है और वो लेज़र लाइट का जो है वो जब आप जलाते हैं तो वो एकदम सीधी रेखा में जाती है, लेकिन उसका प्रकाश फैलता नहीं है, उसका प्रकाश जो है वो फैलता नहीं है। तो उस तरीके का जो भी वस्तु होगा जिससे प्रकाश निकलता है और वो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में जाती है, प्रकाश फैलता नहीं है, तो उसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। और इसका उदाहरण आपको लेज़र लाइट हो गया। लेज़र लाइट जब भी आप जलाते हैं तो आप देखते हैं कि इससे निकलने वाला लाइट कहीं फैलता नहीं है, और दूसरा ये बहुत दूर तक जाता है। तो समांतर किरण पुंज समझ में आ गया। अगर आपको परिभाषा पूछा जाता है कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, तो समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्रकाश स्रोत से, जैसे टॉर्च या किसी भी चीज़ से जो है हम रोशनी जलाते हैं, तो ऐसा मालूम होता है कि वह किसी बिंदु पर आके मिल रही है या मिलती है, ऐसा दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान से समझना है कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। यह आपका परिभाषा हो गया आसान शब्दों में। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जो है उससे प्रकाश निकलता है, तो टॉर्च हो गया आपका बिंदु स्रोत, ठीक है। और जब उसका प्रकाश निकलता है तो वो चारों तरफ फैलता है। इसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु से प्रकाश निकलने के बाद चारों तरफ फैलता है तो उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे आप एक उदाहरण और भी ले सकते हैं। आपके कमरे में अंधेरा है, रात का समय है और आपके कमरे में अंधेरा है। जैसे ही आप बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो आपका बल्ब जलता है और बल्ब से रोशनी निकलता है, इसलिए बल्ब जो है वो बिंदु स्रोत हो जाएगा और कमरे में फैल जाता है रोशनी। तो इस तरीके का जो भी किरण पुंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज।
चलिए अगला देखते हैं कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें जो है एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब फैलती नहीं है। जैसे इसका उदाहरण अगर आप लेते हैं तो लेज़र लाइट को आप ले सकते हैं। जो लाल वाला लेज़र लाइट होता है या लेज़र गन होता है, उसका उदाहरण ले सकते हैं। जब आप लेज़र लाइट को जलाते हैं, लेज़र लाइट वाले टॉर्च को जलाते हैं, तो उसका प्रकाश फैलता नहीं है, वो सीधे निकल जाता है और काफ़ी दूर तक जाता है। तो वैसा किरण पुंज या वैसा बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश निकलने के बाद फैलती नहीं है, वो समांतर होती है। वो क्या होती है? समांतर होती है। तो ऐसे किरण पुंज को हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। इसका उदाहरण जैसे लेज़र गन हो जाएगा। अब का अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी बिंदु स्रोत से प्रकाश को निकलते हुए देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि प्रकाश जो है वो किसी बिंदु पर आकर मिल रही है, ऐसा मालूम होता है। उसको क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। तो परिभाषा में है कि अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो कहा जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा आदि। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि ऐसा कोई भी पदार्थ है जिससे देखने पर हमें आर पार दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच लेते हैं और कांच से जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो कांच के दूसरी तरफ दिखाई देता है, तो वो पारदर्शी है। तो वैसे ही जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ में क्या है? लकड़ी, पत्थर, लोहा। अगर हम लकड़ी से दूसरी तरफ देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब कि ऐसा पदार्थ जिससे देखने पर आर पार दिखाई देता है उसे पारदर्शी कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिससे देखने पर आर पार दिखाई नहीं देता है, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, इससे देखने पर दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देगा, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा, पारभासी पदार्थ किसको कहते हैं? तो जिस पदार्थ से प्रकाश का कुछ ही भाग पार हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। मतलब कि वैसा कोई भी पदार्थ जिससे देखने पर दूसरी तरफ दिखाई दे लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है, कुछ ही भाग दिखाई देता है, उसको पारभासी पदार्थ है। जैसे घिसा हुआ कांच लेते हैं, कांच को अगर घिस दिए और फिर उससे उस तरफ देखेंगे तो दिखाई देगा लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, बैलून का रबड़, आँख की पलक, चमड़ा, रक्त, दूध, कुहासा, हल्का बादल, घना धुआं, ये सब में अगर हम देखें तो दूसरी तरफ दिखाई देता है लेकिन पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देता, हल्का दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। जैसे आप इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से जानते हैं, ठंडा के मौसम में जो है जिसको कुहा लगा हुआ कहते हैं, कुहासा कहते हैं। तो ठंडा के मौसम में जब कुहासा लगा होता है तो जब हम देखते हैं तो कुछ दूर पर खड़ा व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है, तो उसको क्या कहेंगे? पारभासी पदार्थ। मतलब ऐसा किसी भी पदार्थ से जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दिखाई देता है लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देता है, मतलब कि वहाँ पे प्रकाश जो है वो पार होता है लेकिन पूरी तरह से पार नहीं होता, उसका कुछ ही भाग दूसरी तरफ पार हो पाता है, उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम, कितने नियम हैं? तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपके कमरे में टीवी रखा हुआ है और करंट जो है वो कटी हुई है। अब आप जाते हैं कमरे में टीवी को देखने, तो टॉर्च लेके जाते हैं और जैसे ही टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च की रोशनी टीवी पर पड़ती है, तो टॉर्च की रोशनी टीवी पर पड़ते टीवी से टकराती है और टकरा के आपकी आंखों पर वापस लौटती है, तभी आप टीवी को देख पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टॉर्च से रोशनी निकला और किसी वस्तु टीवी से टकराया और टकरा के वापस लौटा, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का जो है वो दो नियम है। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे होता है ये मैं आपको फिगर से बताता हूँ। जैसे मैं यहीं पे आपको ड्रॉ करता हूँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये दीवार का सतह है और इधर से ये प्रकाश की किरण गई और यहाँ से टकरा के ये वापस लौटी। अब ये जो बिंदु है इससे हम एक लंब खींचेंगे। अगर ये प्रकाश आती है तो ये आपतन और ये जाती है तो ये हो जाएगा परावर्तन। ठीक है। अब यहाँ पे एक कोण बना तो इस कोण को कहेंगे आपतन कोण। एक कोण यहाँ पे बना, इस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। अब यहाँ पे इस कोण को अगर हम I मानते हैं, I, और इस कोण को हम R मानते हैं, तो ये कोण जो है आपतन कोण और ये R जो है वो हो जाएगा परावर्तन कोण। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। तो यहाँ पे कोण I हो गया आपतन कोण और कोण R हो गया परावर्तन कोण। तो पहला नियम हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए, दूसरा नियम क्या कहता है वो देखते हैं। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये तीनों एक ही तल में होंगे। इस बात को यहीं पे मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। देखिए, ये आपतन कोण है, ये वाला जो है आपतन कोण है, ये परावर्तन है और ये जो मैंने बीच से खींचा ये अभिलंब है। और ये तीनों देखिए इस दीवार की सतह पर है, तो तीनों एक ही सतह पर है ना। तो वही दूसरा नियम कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। मैं फिर से इसको क्लियर करके एक बार बता देता हूँ। देखिए, आपतित किरण, अगर मान लीजिए कि ये दीवार की सतह है, ये किरण आई तो आपतित किरण और यहाँ से टकरा के वापस गई तो ये परावर्तित किरण। अब देखिए, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। ठीक है। अब यहाँ से मैंने सेंटर से एक बिंदु खींचा, फिर से मैं इसको खींचता हूँ। ये मान लीजिए और इस तरीके से, तो ये आपतित है, ये परावर्तित है और ये जो मैंने बिंदु खींचा ये आपका अभिलंब है। और ये तीनों देखिए यहाँ पे एक सतह पे है। ये तीनों जो है वो दीवार की सतह पे है, तो तीनों एक सतह पे है। तो वही नियम कहा है कि आपतित किरण मतलब ये वाली आपतित किरण, परावर्तित किरण मतलब ये वाली परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर ये जो है यहाँ ये आपतन बिंदु हो गया। तो इस आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो खींचा गया ये आपका अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में होंगे, मतलब ये दीवार की सतह पर एक ही तल में होंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? परावर्तन का दूसरा नियम। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं। का प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी स्रोत से या किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब समझिए कि अगर आपने किसी भी प्रकाश स्रोत का उपयोग किया और
परावर्तन के बाद। परावर्तन क्या है, मतलब कि किसी वस्तु पर टकरा के वापस लौटने की घटना परावर्तन है। तो वो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, समझिए। जैसे आपके कमरे में टीवी था और अंधेरा था, आपने टॉर्च लिया और टीवी पे जलाया, तो टीवी पे टॉर्च की रोशनी गई तो टॉर्च बिंदु स्रोत हो गया क्योंकि इससे प्रकाश निकल रहा है। टीवी पे रोशनी गई और वहाँ से टकरा के वापस लौटने लगी। तो जब प्रकाश टकरा के वापस लौटती तो ये प्रकाश का परावर्तन का घटना है। और ये इस बिंदु का प्रतिबिंब जो है हमारी आँखों पर बनता है। तो वो जो प्रतिबिंब हमारी आँखों पर बना ताकि हम इस वस्तु को देख सकें, तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा हो गया कि किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो है वो दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ध्यान रखना, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। जैसे मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ एक उदाहरण के साथ, कि यदि आप जाते हैं किसी अंधेरे जगह पे और टॉर्च से आप कमरे में किसी भी वस्तु पे टॉर्च जलाते हैं, जैसे मान लीजिए टीवी पे आप जलाते हैं, तो टीवी पर परावर्तन होता है कैसे, तो टॉर्च से प्रकाश निकला, टीवी पे टकराया और टीवी पे टकरा के आपके आँखों पे आया। अब आँखों पे आने के बाद आपको निश्चित पता चलता है कि टीवी जो है वो टेबल पर है, तो ये हो गया आपका वास्तव में उस जगह पे है, तो वास्तव बिंदु पर मिल रही है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब अगला है आभासी प्रतिबिंब। किसी स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका उदाहरण लीजिए कि जैसे आप सड़क पे खड़े हैं, अंधेरा है और कोई गाड़ी उधर से आ रही है, तो उसके हेडलाइट को देखते हैं तो ऐसा मालूम हो रहा है कि कभी लग रहा है कि दो चक्का वाला गाड़ी आ रहा है, कभी चार चक्का का गाड़ी आ रहा है, तो ऐसा मालूम हो रहा होता है। कैसे, तो उसके हेडलाइट को देखें, कभी उसका हेडलाइट छोटा कभी बड़ा दिखाई दे रहा होता है, तो इससे हम अनुभव लगाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें प्रतीत होता है, एग्जैक्ट वास्तव में पता नहीं चलता कि आगे से आ रही है वो कितनी बड़ी लाइट है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है, आभास होता है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखिए। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या क्या खासियत होता है, क्या क्या विशेषता होता है, ये हमें बताना है। तो पहला है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा जो है प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगा। चौथा, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होगा। प्रतिबिंब आभासी होगा। और अंतिम जो है वो है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण से आगे होगा। तो ये आपका गुण है, इस विशेषता को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला इसी में है कि समतल दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे ये गोल है और ये खोखला गोला है। अब इसको जब बीच से काटते हैं तो इसका एक भाग जो है इस तरीके से बना। अब ये एक भाग जो है, ये खोखले गोले का एक भाग, ये दर्पण कहलाएगा। अब अवतल दर्पण का जब कांच के टुकड़े के बाहरी सतह को रंजित किया जाता है। अब देखिए, ये बाहरी सतह को रंजित किया गया तो ये आपका बन गया अवतल दर्पण। और इसी के जब भीतरी सतह को रंजित किया जाता है, ये आपका भीतरी सतह है, अगर इसको रंजित करते हैं तो जो दर्पण बनता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में होता है, गाड़ी के हेडलाइट, सर्च लाइट या टॉर्च में जो लगा होता है वो आपका अवतल दर्पण लगा होता है। डॉक्टर जो है वो रोगी के गला, नाक, कान, दांत आदि की जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर सेल, जो आपके घर पे सोलर प्लेट लगा होता है, उसमें जो है अवतल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उत्तल दर्पण का क्या उपयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है स्कूटर, मोटर गाड़ी आदि के साइड मिरर मतलब कि लुकिंग ग्लास, साइड में जो दो छोटा छोटा ग्लास होता है, कांच होता है, उसी को कहते हैं लुकिंग ग्लास या साइड मिरर। तो उसमें उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और ये बहुत बड़े दृष्टि क्षेत्र को कैप्चर करता है, मतलब ये बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र को भी कैप्चर करता है, इसलिए। अगला देख लीजिए कि आवर्धन किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और प्रतिबिंब को ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसलिए आवर्धन का फॉर्मूला जो हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा, और इसे m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, m द्वारा। हिंदी में फार्मूला हो गया कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ये आपका यहाँ पे रहा। और इंग्लिश में m बराबर h डैश बटे h। h डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आवर्धन का सूत्र क्या होता है। तो m बराबर माइनस v बाई यू होता है। नेक्स्ट है ध्रुव किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, अब देखिए मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका गोलीय है और इसके मध्य बिंदु ये, तो यहाँ से जब इसको कट करके अलग करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से बनता है। तो इसके ये मध्य बिंदु जो ये बिंदु हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वक्रता केंद्र किसको कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ पे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, सब आसान परिभाषा जो आप आसानी समझ सकते हैं। गोलीय दर्पण में ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब क्वेश्चन है गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को f से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से। तो फार्मूला जो हो जाएगा f बराबर r/2 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको सारे VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है फिजिक्स के पार्ट 1 का चैप्टर 1 का कंप्लीट करा दिया है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, दोस्तों में शेयर जरूर कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊंगा और 400 प्लस मार्क्स
तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।